Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed about the advantages of accounting, and if you have not watched that video till now, do watch, and I have mentioned the link in the description box below. And today we are going to discuss disadvantages or limitations of accounting. Accounting has certain limitations which must be kept in mind while using such information. These limitations are as follows. देखो लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग के हमने यूजेस किए थे, एडवांटेजेस किए थे, राइट. आज हम ऐसे कुछ पॉइंट्स कर रहे हैं जो कि क्या है, उसकी अकाउंटिंग की ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें आपका इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स. सेकेंड, based on accounting concepts and conventions. Third, incomplete information. Fourth, omission of qualitative information. Fifth, based on historical cost. Sixth, affected by window dressing. Seventh, unsuitable for forecasting. देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिमिटेशंस के. बेसिकली हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं. ठीक है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट. देखो अकाउंटिंग कौन करता है, अकाउंटेंट्स करेंगे, सीए करेंगे हमारे. ठीक है, तो अब हर पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन की जो व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, क्या वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे ना. हर पर्सन की थिंकिंग अपनी होती है, किसी की भी थिंकिंग मैच नहीं होती है. ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं ना, पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. मतलब कोई एक पर्सन कुछ अपनी ओपिनियंस देगा, दूसरा पर्सन कुछ ओपिनियंस देगा. अब कोई दो कंपनीज हैं, अगर दोनों के अलग है, दोनों देखो बातें सही हैं. ठीक है ना. इसमें हमने देखो एक एग्जांपल लिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन का, या फिर जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, तो हम उसमें एक एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड लाइफ कैलकुलेट करते हैं एसेट की. ठीक है, अब एक हमारा जो अकाउंटेंट है वो एक्सपेक्टेड देख रहा है कि 10 ईयर्स है, दूसरा सपोज ले रहा है कि 15 ईयर्स है. तो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू एंड में आपके एसेट की जो वैल्यू आएगी, चेंज आ जाएगा दोनों में. तो आपके कभी भी जो भी आपके अकाउंट्स है ना, वो रिलायबल नहीं हो सकते इस बेसिस पे. ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है. अकाउंटिंग इज एज येट एन एग्जैक्ट साइंस एंड अकाउंटेंट हैज़ टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस आइटम्स. देखो बहुत सारी ऐसी हमारी अकाउंट्स में आइटम्स होती हैं जहाँ पर अकाउंटेंट को अपनी पर्सनल जजमेंट्स देनी पड़ती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू predict with any degree of accuracy the actual useful life of an asset which is needed for calculating depreciation. देखो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ किसी एसेट के यूज़फुल लाइफ बता पाओ. ठीक है, अब हमें यूज़फुल लाइफ क्यों बतानी पड़ती है, क्योंकि जब आप डेप्रिसिएशन करते हैं ना, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन के टाइम आपको चाहिए होता है. तो कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता, एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर कोई नहीं दे पाएगा. तो एक एक्सपेक्टेड है, आप उसे एक्सपेक्ट 10 ईयर्स कर सकते हो, मैं उसे 5 ईयर्स एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. तो वो आपकी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. ठीक है, डिफरेंट पर्सन्स आर बाउंड टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच थिंग्स. हर पर्सन के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, एंड हेंस इट विल रिजल्ट इन एसरटेनमेंट ऑफ डिफरेंट फिगर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस बाय डिफरेंट पर्सन्स. अब देखो हो क्या रहा है, हर पर्सन ने अपनी अपनी परसेप्शन दी कि हमारी जो यूज़फुल लाइफ है हमारे एसेट की, सबकी अलग अलग हो रही है. ठीक है, अब उसके बेसिस पे जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे अपने एसेट के ऊपर, तो सबका वेरी करेगा, मीन सबके अमाउंट अलग अलग आएंगे, डिफरेंट होंगी. तो उसके बेसिस पे हर फर्म के प्रॉफिट एंड लॉसेस भी डिफरेंट होंगे. तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे. इट मीन्स जो आपके एग्जैक्ट प्रॉफिट्स है ना, उसकी अमाउंट्स को, उसके फिगर्स को आप आंसरेबल नहीं कर पाओगे. ठीक है, उसको आप नहीं एसरटेन कर सकते. देखो एक बार, डिफरेंट पर्सन्स आर बाउंड टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच थिंग्स एंड hence it will result in ascertainment of different figure of profit or loss of a business by different persons. ascertainment का मतलब होता है कैलकुलेशन. ठीक है, अब हर पर्सन के अपने अपने ओपिनियंस हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे किसी एक बिजनेस के, तो सबके रिजल्ट अलग अलग आएंगे. ठीक है, hence द फिगर ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी टेकन एज एन एग्जैक्ट फिगर. तो आप जो प्रॉफिट आएगा ना, आप उसे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल सकते हो. ठीक है,
सेकेंड लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। देखो जनरली तो हम ये बोलते हैं ना कि अकाउंट्स में ना देखो कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, लाइक प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, जिसको फॉलो करते हुए ही आपने अपने अकाउंट्स को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। बट कई बार क्या होता है, जब आप अकाउंटिंग को मतलब अगर फॉलो करते हैं ना, तो वो आपके लिए ड्रॉबैक भी प्रूव हो जाती है। अब वो कैसे है, देखो, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। ये हम आगे हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, अब नेक्स्ट लेक्चर्स में, कि कौन कौन से ऐसे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानो कि कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसे एक बिजनेस को फॉलो करना होता है वाइल प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। हेंस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज्ड बाय इट मे नॉट बी रियलिस्टिक। अब देखो क्या बोल रहा है, आपको नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को क्या करना पड़ता है, बनाने पड़ते हैं, कन्वेंशंस बनाने पड़ते हैं, जिसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो रियलिस्टिक नहीं शो करती, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो एक हमारा कंसेप्ट होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जिसमें आप ये एज्यूम करके चलते हो कि आपका बिजनेस थ्रू आउट द पीरियड चलता रहेगा, मीन्स आपका बिजनेस कभी भी शट डाउन नहीं होगा, ठीक है। आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे रन करते रहोगे, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग जब आप अगर आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करते हो ना, तो ये क्या बोलता है कि जो भी आपने एसेट्स को रिकॉर्ड करना है ना, आपने किस वैल्यू पे करना है, उनकी कॉस्ट की वैल्यू पे, ठीक है, कि आपने जब उसे एक्वायर किया था, जब आपने उसे परचेज किया था, एट दैट टाइम किस कॉस्ट पे आपने लिया था, ठीक है। आपने उस कॉस्ट पर ही अपने एसेट को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, ना कि मार्केट वैल्यू में, कि मार्केट में अब क्या चल रहा है आपने उस पर रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। और अब ये कंसेप्ट क्या बोलता है, दिस मीन्स दैट द फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट देयर कॉस्ट एंड नॉट देयर मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। द वैल्यूज रियलाइज्ड ऑन देयर, अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या हमें एक जर्नल अगर हम बात करें तो क्या आपको कॉस्ट पे उसे रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर मार्केट वैल्यू पे? जिस कॉस्ट पे आपने एक्वायर किया था उस कॉस्ट पे आपको अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर जो उनकी मार्केट में एट प्रेजेंट वैल्यू चल रही है? ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू होनी चाहिए ना, क्योंकि उसमें इंक्रीज डिक्रीज भी होगा, ठीक है। तो लेकिन ये कंसेप्ट बोलता है कि आपने जिस कॉस्ट पर उसे एक्वायर किया था यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन दैट कॉस्ट, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, जो हमारी बैलेंस शीट है ना वो हमेशा आपकी या तो बहुत ज़्यादा वैल्यू शो करेगी या वो बहुत ही कम वैल्यू शो करेगी, कभी भी एक्यूरेसी के साथ आपकी जो बैलेंस शीट है वो डिपिक्ट नहीं करेगी फिगर्स, ठीक है। तो कई बार क्या बोलते हैं, कई बार अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को या कन्वेंशंस को फॉलो करना भी आपके लिए हार्मफुल प्रूव हो सकता है, हार्मफुल इन द सेंस लिमिटेशन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। सिमिलरली an account of convention and conservatism, the profit and loss account does not disclose the true profit of the business because future losses are provided whereas future incomes are ignored. देखो एक और आपका कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी बोलते हो और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म भी बोलते हो। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो भी आपके एंटिसिपेटेड लॉसेस होंगे ना, आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जितने भी आपकी एंटिसिपेटेड लॉसेस होंगे यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली दैट, और जितने भी आपकी एंटिसिपेटेड इनकम्स होंगी यू हैव टू इग्नोर दैट। अब एंटिसिपेटेड क्या होता है, फ्यूचर एस्टिमेटेड, ठीक है। अगर अब ये एक चीज़ देखो, अगर आप ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा ना उसमें आपके सारे लॉसेस शो होते रहेंगे, और जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या शो कर रहा है, बैड इम्पैक्ट दिखा रहा है ना कि आपके पास तो बहुत सारे लॉसेस हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि कई बार जब आप अपने कंसेप्ट को या अपने कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं ना तो उससे क्या होता है, आपके लिमिटेशंस हो जाती हैं, मतलब आपके लिए ही वो कई बार क्या हो जाता है, हार्मफुल प्रूव हो जाता है, राइट। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन।
Accounting statements provide only the incomplete information because the actual profit or loss of a business can be known only when the business is closed down. देखो, जनरली तो हम ये बोलते हैं कि हम फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, राइट? लेकिन जो एक अमाउंट होती है, एक एग्जैक्ट प्रॉफिट है, कितना एक्चुअल में लॉस हुआ है एक कंपनी को, वो आपको तभी पता चलता है जब आप अपने बिजनेस को शट डाउन करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो देखो बना रहे हो, एनुअली बना रहे हो, लेकिन कहीं तक अगर हम कुछ देखें, कुछ एक्सटेंड तक वो आपके लिए इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना? आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वो कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है. देखो, एग्जैक्ट आपने सपोज कोई बिजनेस इस्टेब्लिश किया, ठीक है, बहुत अच्छा चला रहे हो, सब कुछ ठीक है चल रहा है, प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, लेकिन जब आप उसे शट डाउन करते हैं, क्लोज करते हो, बंद करते हो उस बिजनेस को, तो आप क्या करते हो? आपकी शॉप पे, आपकी जो भी शोरूम है, जो भी आपके मॉल्स हैं, कुछ भी जो बिजनेस है, उस वहाँ की एसेट भी आप सेल करोगे, राइट? जो आपके स्टॉक थे आप उसे भी सेल कर रहे हो. तो मतलब आप हर एक चीज़ को सेल करके, या जिस पर्सन के आपने पे करने होते हैं, छोटे से छोटे खर्चे को पे करने के बाद देखते हो कि आपके एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस कितने हैं. और ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू शट डाउन योर बिजनेस, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. देखो, अब दो वर्ड है हमारे. एक तो फर्स्ट हमने समझना है ओमिशन क्या होता है. ओमिशन का मतलब है हम इग्नोर कर देते, छोड़ देते हो, ठीक है, ओमिट कर देते हो. क्वालिटेटिव, देखो हमने जब अकाउंट्स किया था तो वहीं पे हमने स्टार्टिंग में बोला है कि मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी ओनली. और ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इफेक्ट पड़ रहा है उसका प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर, बट अगर वो आपकी फाइनेंशियल नेचर की नहीं है तो आप उसे इग्नोर करते हो, ठीक है? जैसे हमने फीचर्स में भी किया था. अगर सपोज स्ट्राइक कर देते आपके एम्प्लॉयज़, अब इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना उसका आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे ऊपर. क्यों? आपके एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, अब प्रोडक्शन नहीं हो रही है. जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो आप डिमांड को मीट नहीं कर पाओगे अपने कस्टमर्स की, और जब आपके कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपको प्रॉफिट्स होने के चांसेस ही नहीं रहते हैं, ठीक है ना? देखो, इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, बट फिर भी आप क्वालिटेटिव नेचर को इग्नोर करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, करनी चाहिए, ठीक है, बट हम अकाउंटिंग में ऐसा नहीं करते, इसीलिए वो हमारी लिमिटेशन है, ठीक है? चलो आइए पढ़ते हैं. अकाउंट्स कंटेन ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. अकाउंट्स में आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं जो आपकी मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती है. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर कंप्लीटली omitted फ्रॉम द बुक्स as these कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. जो भी आपकी क्वालिटेटिव नेचर की ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो भी आपकी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, आप उसे कंप्लीटली ओमिट करते हो, इग्नोर करते हो फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. क्यों? क्योंकि इनको आप मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, और हमें सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट? दस चेंजेस इन मैनेजमेंट. अभी आपको ना कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि क्वालिटेटिव नेचर की कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है. लाइक आपकी मैनेजमेंट चेंज हो गई है, आपकी रेपुटेशन बिजनेस की कम ज़्यादा हो गई है, हारमोनियस मैनेजमेंट लेबर रिलेशंस. हारमोनियस का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बहुत ही आपस में मिलजुल के आप काम कर रहे हो. लेबर और मैनेजमेंट के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे बन गए हैं. फर्म्स एबिलिटी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, फर्म की सेटिस्फेक्शन, ठीक है. अब ये क्या है? ये सारे आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, बट स्टिल आप उन्हें इग्नोर कर देते हो, आप उसे रिकॉर्ड नहीं करते हो, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? क्वालिटेटिव इन नेचर. आप इन्हें मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. अभी ना यहाँ पे एक वर्ड है, देखो, विच हैव अ वाइटल बियरिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म. बियरिंग का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट पड़ना, ठीक है, कि इन चीज़ों का, इन फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म के ऊपर. नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलता है? कि आपने जो भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं ना, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पे आपने क्या करने हैं? प्रिपेयर करने हैं. देखो, जैसे आपने कोई भी एसेट परचेज किया, तो अब आपने जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आप किस अमाउंट में उसे रिकॉर्ड करोगे?
जिस प्राइस पे आपने परचेज किया था वो वाला, या जो उसकी आज वैल्यू है उस पे, ऑब्वियसली जिस पे आपने उसे एक्वायर किया था, परचेज किया था, ठीक है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि मार्केट में देखो कॉन्टिन्यूटी में चेंजेस आते रहते हैं ना। सपोज आपने 10 लाख रुपीज़ की कोई प्रोडक्ट परचेज की है, ठीक है, क्या वो 10 साल बाद भी 10 लाख की होगी? ऑब्वियसली नो, या तो वो आपकी ज़्यादा होगी या आपकी कम होगी। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो, आपने लैंड परचेज की, आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो, आपने कोई लैंड परचेज की, ठीक है। सपोज आपने लैंड 50 लाख रुपीज़ की परचेज कर ली, ठीक है। अब ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या आपकी 5 ईयर्स के बाद उस लैंड की वैल्यू स्टिल 50 लाख ही होगी या कम ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो आपके जो चेंजेस है ना, आप उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाते इफ़ यू फॉलो द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो अगर आप हिस्टोरिकल कर रहे हो, मार्केट वैल्यू जो उसमें चेंजेस आ रहा है उसे आप कंसीडर नहीं करते हो ना, तो जो आपके प्रॉफिट एंड लॉसेज है ना वो भी ट्रू नहीं होंगे, और जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी आपकी ट्रू नहीं होगी शो, ठीक है। चलो एक बार रीड करते हैं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्या कहते हैं, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट, एंड as such figures given in the financial statements do not show the effect of changes in the price level. The assets remain undervalued in many cases, particularly land and building. The outcome of this practice is that balance sheet values of assets are not helpful in estimating the true financial position of the business. तो इस केस में होता क्या है, जो भी आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हो ना, उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं एसेट की, वो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव नहीं होती हैं वाइल एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट क्या है हमारी लिमिटेशंस, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब देखो विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स। जब आप अपने अकाउंट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ कर देते हो, अगर आप उन्हें मैनिपुलेट कर देते हो, ठीक है, ताकि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल बुक्स बना रहे हो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो क्या हो, फेवरेबल पोजीशन शो करे देन द एक्चुअल वन। कई बार देखो क्या होता है, एट द एंड आपने जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, यू आर इंजॉइंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप क्या करते हो, टैक्स से बचने के लिए आप उन प्रॉफिट्स को, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर देते हैं ताकि आप प्रॉफिट्स को कम शो करो, मतलब एक्सपेंसेस आप ज़्यादा शो कर दोगे। अब तो आप क्या कर रहे हो, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हो इन ऑर्डर टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर फेवरेबल दैन द एक्चुअल वन, ठीक है। देखो एक बार दोबारा, window dressing refers to the practice of manipulating accounts so that the financial statements may disclose a more favorable position than the actual position. For example, the purchases made at the end of the year may not be recorded or the closing stock may be overvalued. देखो कई बार क्या होता है, आपने जो एंड ऑफ द ईयर में परचेजेस करी हैं आप उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप परचेजेस शो कर दोगे तो इट मीन्स आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे ना अब, और जब एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी तो आपके जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको ये लगेगा कि आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं है और वो फ्यूचर में क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप अपने मैनिपुलेट करते हैं अकाउंट्स को, अब इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हो, परचेजेस को रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, ठीक है ना, आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड कर दोगे तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम और हमारे इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या किया, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया, उनसे कुछ छेड़छाड़ कर दिया आपने, ठीक है। हेंस करेक्ट डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो आपके अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे आप कोई भी एक रेलेवेंट डिसीजन नहीं ले पाते हो, ठीक है। लास्ट है आपका अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। देखो फाइनेंशियल स्टेट, कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना कि एस्टिमेट लगा लेते हैं कि मुझे लास्ट ईयर इतने रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, तो ऑन एन एवरेज इस साल मुझे इतने का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, ठीक है। हम एस्टिमेशन लगा देते हैं, फॉरकास्ट कर लेते हैं। बट
क्या फॉरकास्टिंग आपके लिए बेनिफिशियल हेल्पफुल होगी ऑलवेज? नो। क्यों? क्योंकि हमारे जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे वेरिएबिलिटी होती रहती है, जिसके कारण जो प्रीवियस ईयर में फैक्टर्स थे मे बी वैसे अब ना हो, जो प्रीवियस ईयर में हमारी सिचुएशन थी मे बी वैसी ना हो। लाइक आपका कंपटीशन पहले कम था, अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, ठीक है। या फिर अगर हम बोले डिमांड पहले प्रोडक्ट की नहीं थी, अब प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। क्यों? कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं और अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके चेंजेस आते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि पास्ट इवेंट्स के बेसिस पे, या जो हमने फाइनेंशियल एनालिसिस कर रखा था पहले, ठीक है, प्रीवियस वाला, उसके बेसिस पे आप कभी भी फॉरकास्टिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। देखो पॉइंट क्या है आपका, ये अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। अब फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड है ये, ठीक है, कि आपने कब कौन सी ट्रांजेक्शन करी है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है। इसके बेसिस पे आप डिसीजंस नहीं ले सकते फ्यूचर के लिए, ठीक है। कॉन्टिन्यूस चेंजेस टेक्स प्लेस इन द डिमांड of the product, policies adopted by the firm, the position of the competition, etc. As such, financial analysis is based on the past events and may not be much use of forecasting. और हम जो फाइनेंशियल एनालिसिस बना रहे हैं वो किसके बेसिस होता है, पास्ट इवेंट्स के बेसिस होता है, ठीक है। और आप उसके बेसिस पे कभी भी कोई भी फॉरकास्टिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखो हमने कितने पॉइंट्स किए हैं लिमिटेशंस के। आज हमने कौन कौन से करे हैं, लिमिटेशंस पढ़ी हमने अकाउंटिंग के, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने 7 पॉइंट्स कवर करे हैं। फर्स्ट था आपका इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स, सेकेंड बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, फिर है आपका इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जो कि क्या कहता है कि आपको आपके बिजनेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी जब आप अपने बिजनेस को शट डाउन करते हैं, क्लोज डाउन करते हैं। अनलेस और अनटिल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बट कंप्लीट नहीं होगी। फिर आता है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या बोला गया है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही रेलिवेंट होती है, बट आप उसे फिर भी रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटेटिव नेचर की होती है। और हमने अपने अकाउंट्स में क्या पढ़ा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव नेचर को ही रिकॉर्ड करना है। फिर हमने किया बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग एक टर्म होती है, यह एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करता है इन ऑर्डर टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर फेवरेबल देन द एक्चुअल वन, राइट। लास्ट है आपका अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day. And if you really like it, then please share, like the video and don't forget to subscribe the channel for the notification of the latest upcoming video.